साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल संसद में राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को बड़े पैमाने पर घेरा जा रहा है और बहुत एग्रेसिवली बीजेपी जो है इन दोनों को सोरोस के साथ जो इनके लिंक है उसे उजागर कर रही है। आप में से कई लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि बीजेपी ने ये सब करने में इतनी देरी क्यों कर दी, इतने लंबे समय से क्या कर रहे थे। देखिए, हर चीज को टाइम लगता है। अगर ये काम 10 साल पहले कर देते तो इस काम में वजन नजर नहीं आता। 2019 में कर देते तब भी वजन नजर नहीं आता, क्योंकि और भी काम करने थे। 370 हटानी थी, सीए के बारे में बात करनी थी, एनआरसी की चर्चा करनी थी, बहुत सारी चीजें थी। विद द टाइम क्या होता है, देखो, एक मंझा हुआ पॉलिटिशियन कौन होता है जो ये पता रखे कि कब उसे कौन सा दांव खेलना है। हमारे देश में वर्तमान में जो ज्यादातर पॉलिटिशियंस हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज को लीड कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो एक नई पीढ़ी के नेता हैं और जिन्हें पकी पकाई खीर मिली है, यानी कि चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, सपा में अखिलेश यादव, उधर लालू प्रसाद यादव की आरएलडी में उनके तेजस्वी यादव, इधर आप देखेंगे उद्धव ठाकरे की टीम में उद्धव ठाकरे खुद भी उसी टाइप के हैं, उनका बेटा जो है पेंगुइन वो भी उसी टाइप का है। इसी तरह से शरद पवार अब लगभग 84 साल के हो गए हैं, तो उनकी जो बेटी हैं वो उधर लीड कर रही हैं। उसी प्रकार से अगर आप ममता बनर्जी का सीन देखेंगे तो ममता बनर्जी अभी एक्टिव हैं, लेकिन उनके जो भतीजे हैं वो भी ज़्यादा तेजी से जो है एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। तो ज़्यादातर पार्टीज में आप देखोगे जो नई पीढ़ी है वो पॉलिटिक्स कर तो रही है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि टाइमिंग क्या रखे। इसलिए आप देखो, अभी इतनी ज़्यादा हार मिलने के बावजूद भी कांग्रेस किस पे लगी हुई है, ईवीएम पे। और पार्टी किस किस पे लगी है, ईवीएम पर। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, अभी भी एम बाई फैक्टर में लगे हुए हैं। ये लोग 2024 में भी उसी तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं जैसे 1980 में, 1990 में, 1970 में की जाती थी, क्योंकि इनके पिताजी लोग इसी टाइप की पॉलिटिक्स करते थे तो इनके दिमाग में वही बैठ गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है वो इतनी ज्यादा एडवांस्ड है, वो इतनी ज्यादा मेच्योर है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स आज से 20 साल आगे चल रही है। आज के 10 साल पहले 10 साल आगे थी। 2013 में जब नरेंद्र मोदी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे या जब वो प्रधानमंत्री की रेस के लिए अपने प्रचार कर रहे थे, तब आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी 3D रैली किया करते थे। एक जगह पर खड़े होकर कहीं बोल रहे हैं, किसी भी स्थान पर, गुजरात में या कहीं भी, और देश के कई कोनों में उनका 3D होलोग्राम बन के आता था और रैली होती थी। मोदी के अलावा किसी ने इस टाइप की रैली नहीं लगाई अभी तक। मोदी ने तब से लेके अब तक कई चुनाव मोदी ने भी हारे हैं स्टेट्स में, और उन चुनावों में मोदी ने खूब कैंपेनिंग करी थी, उसके बावजूद हारे हैं। चाहे बिहार का रहा हो, दिल्ली का रहा हो, और बंगाल का रहा हो, बहुत ऐसे चुनाव रहे हैं। लेकिन कभी आपने देखा नहीं होगा कि मोदी ने या बीजेपी ने ईवीएम को गाली दी होगी। कभी आपने नहीं देखा होगा कि इन लोगों ने कभी जाति की बात करी होगी, ये जाति वो जाति, ये डेवलपमेंट 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 किए जा रहे हैं स्टार्टिंग से। क्योंकि इन्हें पता है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो सोशल मीडिया वाली जो पीढ़ी है या वर्तमान की जो पीढ़ी है, ये बहुत ज्यादा अवेयर रहती है। ये जाति में नहीं मानती है पीढ़ी। आज कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी ये पूछ के किसी से दोस्ती नहीं करता कि तुम्हारी जाति क्या है। वो ये पूछ के खाना को अवॉइड नहीं करता कि खाना फलाने जाति के आदमी ने बनाया है। या वो ये नहीं कहता कि मैं फलानी जाति का हूं तो मैं देखो ऊंची कुर्सी पे बैठूंगा तुम नीचे बैठो। ये आज के 40 साल पहले चलता था। ये नरेंद्र मोदी को पता था। नरेंद्र मोदी को पता है कि भारत अभी सबसे युवा देशों में से एक है, यानी भारत में ज्यादातर युवा हैं जो उन्हें वोट देने जाएंगे। और युवाओं को कैसे लुभाना है ये मोदी को आज के 10 साल पहले ही पता था। इन लोगों को आज तक नहीं पता। मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी की अब पॉलिटिक्स लगभग लगभग खत्म होने पर आ गई है, या मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी अब बेरोजगार से हो गए हैं, वो इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी अभी तक जो कर रहे थे वो देश देख रहा था। पहले राहुल गांधी अडानी को गाली देते थे। पहले राहुल गांधी बताते थे कि भाई जो फ्रांस से हमने रफाइल लिए उसमें घोटाला हुआ है, चौकीदार चोर है। अंबानी पे आरोप लगाना, चाइना किस तरह से भारत के लद्दाख में आ गया, इसको झूठी अफवाह बना करके उठाते थे बार बार। तो लोगों को, कई लोगों को लगता था कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। क्या पता अडानी जो है बहुत बड़े लेवल पर मोदी के साथ मिलकर कोई काम कर रहा हो, क्या पता चाइना घुसी आया हो, क्या पता मोदी ने रफाइल में घोटाला किया हो। और जब एक के बाद एक चीजें सामने आती चली गई तो पता चला कि ये झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। जब ये झूठ लंबा चलता रहा, कई चुनावों में चलता रहा और चुनावों पे इसका कोई असर नहीं पड़ा, तब तक तो मोदी शांत थे। अब देखो, मैच्योर पॉलिटिशियन क्या होता है। मोदी ने इस चीज को लोकसभा चुनाव में भी झेला इस साल के, जब राहुल गांधी ने छोटा नैरेटिव चलाया कि संविधान बदल देंगे, ये 400 सीट ला रहे हैं जिससे कि रिजर्वेशन हटा देंगे, या ये कहा कि भाई ये जो है अब हमारे देश में जो दलितों को जो है बिल्कुल पीछे कर देंगे। इस तरह की बातें करी, और संविधान के प्रति लेकर के किस तरह से माहौल बनाया था आपको भी पता है, पूरा झूठ था। 2024 में 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 2024 में
वो लोगों ने देखा और उसका इम्पैक्ट पड़ा कुछ कुछ जगहों पर, यूपी में, हरियाणा में कुछ कुछ जगह पर इम्पैक्ट पड़ा। ये मोदी ने देख लिया, मोदी ने कहा अच्छा, अच्छा मोदी को ये दिक्कत नहीं है कि सीटें कम पड़ गई, वो तो उनको आपको पता है किस तरह से मैनेज करना जानते हैं। मोदी को ये दिक्कत आ रही थी, इतना हम लोगों को महसूस हो रहा है, या बीजेपी को जो सबसे बड़ा सेटबैक लगा था वो ये कि 10 साल से जो हिंदुओं को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है राहुल गांधी इस प्रक्रिया से हिंदुओं को तोड़ने का दोबारा काम कर ले। यहां पर प्रकृति ने भी साथ दिया। बांग्लादेश की घटना याद कीजिए, और राहुल गांधी का फिर किस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने एग्रेसिवली भोलेनाथ का चित्र दिखा के अभय मुद्रा की चर्चा करी, फिर बोला जो हिंदू 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 कहते हैं अपने आप को वो हिंसा भी करते हैं। लगातार राहुल गांधी हिंदू को एग्रेसिवली टारगेट कर रहे थे, ताकि उनका जो जाति में तोड़ने वाला जो नैरेटिव है वो और ज्यादा मजबूती से सामने आए। फिर राहुल गांधी जब विदेश गए, यूएस गए, तो वहां भी जाके उन्होंने सिखों के बारे में बोला कि हमारे देश में सिख जो है सुरक्षित नहीं है, वो पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। इस बात से सिख बहुत नाराज हुए। यहां से लोगों को ये समझ में आ गया कि अब राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। अब देखो, जो इमेच्योर पॉलिटिशियन होता है वो किसी एक, कोई एक चीज चल जाती है ना उसकी, तो उसे पकड़ के फिर एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। वो ये भूल जाता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और वो ये भी भूल जाता है कि मेरे सामने जो खड़ा है वो क्या करेगा अब। राहुल गांधी ने थोड़ा सा जो फायदा उन्हें मिला था लोकसभा में, अपने जाति संविधान और इस झूठे नारों का जो फायदा मिला था, उसको बड़ा करना चाहा। हर किसी से जाति पूछ रहे थे, अच्छा मिस इंडिया जो जीते हैं इसमें फलानी जाति के कितने लोग हैं, अच्छा ये जो बजट बनाया है इसमें बताइए कितनी जाति के कितने लोग हैं, अच्छा ये जो खेल के मेडल जीत के लाते हैं किस जाति के हैं। जब उन्होंने ज्यादा जाते जाति 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 करना स्टार्ट कर दिया, वहीं जनता समझने लग गई कि अरे ये आदमी तो गड़बड़ कर रहा है। इत्तेफाक से बांग्लादेश का प्रकरण हो गया, तो लोगों को और क्लियर हो गया कि अरे ये तो गड़बड़ है, हमको जातियों में तोड़ते हैं, मुसलमानों की जाति का कभी जिक्र भी नहीं करते, यानी मुसलमानों को एक रखते हैं। और फिर घटना ऐसी बांग्लादेश वाली हो जाती है, और फिर जब हिंदुओं का कुछ होता है तो राहुल गांधी कुछ बोलते भी नहीं है। राहुल गांधी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। और फिलिस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या होता है इन्हें बड़ा दुख होता है। फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या होता है, सोनिया गांधी को भी दुख होता है। ये चीज लोग देख रहे थे और इसी चीज को भाजपा बना रही थी। भाजपा समझ गई थी कि वो अपने ग्राउंड स्तर पर जाकर के उस लेवल से काम नहीं कर रही थी जिस टाइप से किया जाना चाहिए था। भाजपा राहुल गांधी को हल्के में ले गई थी। जैसे राहुल गांधी पहले झूठ बोलते थे, शायद इस बार भी झूठी बोल रहे हो, जनता समझ जाए, लेकिन भाजपा समझ गई कि अब उसे होमवर्क करना पड़ेगा जाकर के। वहां जाके मोदी ने होमवर्क किया और ग्राउंड लेवल पर लोगों को कन्विंस किया कि ये आदमी तुमको भड़का रहा है। राहुल गांधी ने जो हासिल करना था वो कर लिया, जून तक जुलाई तक जो कुछ करना था। हरियाणा के जो रिजल्ट आए, हरियाणा के रिजल्ट ने बिल्कुल बाजी पलट दी। छोटा स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, लेकिन हरियाणा में ये मान के चल रहे थे लोग कि भाई कांग्रेस तो जीती जिताई रखी है, फैसला इस पे करना है कि सीएम कौन बनेगा। लेकिन वहां जो रिजल्ट आए, वहां से राहुल गांधी की गाड़ी पलटना स्टार्ट हुई। फिर राहुल गांधी ने थोड़ी जोर लगाई महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में जो हुआ उससे तो ये कन्फर्म हो गया कि भाई हिंदू ये समझ चुका है कि बटोगे तो कटोगे। योगी ने नारा दे दिया, और भाजपा के आरएसएस के लोगों ने ग्राउंड स्तर पर जो जाके काम किया, वो कांग्रेस कभी जिंदगी में नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस को जो लीड अभी कर रहे हैं वो सब महलों में पैदा हुए हैं, महलों में ही रह रहे हैं और महलों में ही वो मरेंगे। यहां से मोदी के पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है और राहुल गांधी बेरोजगार होना स्टार्ट होते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आजकल क्यों इतने अग्रेसिव हैं ये लोग, इस पे आता हूं मैं, पर पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे बेरोजगार हो रहे हैं। 2024 में जो चुनाव होने थे, जहां कांग्रेस एक अच्छी पोजीशन में आ सकती थी, वो चुनाव हो लिए। अब ऐसा कोई चुनाव नहीं है अगले 4-5 साल तक जहां कांग्रेस स्ट्रांग तरीके से किसी राज्य में आ सके। 2025 की स्टार्टिंग में दिल्ली के चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। 2025 के मिड में या मिड के बाद बिहार के चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। 2026 में बंगाल के, तमिलनाडु के, केरल के चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस का कोई काम नहीं है। बंगाल में साफ है, केरल में साफ है, तमिलनाडु में साफ है। तमिलनाडु में स्टालिन ने अपनी कुर्सी बिल्कुल कस के रखी हुई है, वो तो छोड़ ही नहीं रहे। केरल में आपको पता है कि कांग्रेस का कोई लेना देना है नहीं, पहले कभी जमाने में मजबूत थी, अब नहीं है। अब भाजपा केरल में अपनी पकड़ बना रही है, तमिलनाडु में भी बना रही है, आप देखना धीरे धीरे। बंगाल में भी भाजपा ने 3 सीटों से 76 सीटों तक का सफर तय किया, आगे हो सकता है और बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा जीत ही जाएगी हर जगह, कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है दिल्ली में जीती जाए, हो सकता है बंगाल में जीती जाए, हार जाए, पर हाँ रेस में है। कांग्रेस तो वो भी नहीं है।
अभी महाराष्ट्र में भी कांग्रेस एक अच्छी पोजीशन में आ सकती थी, पर राहुल गांधी ने वो ज्यादा तबीयत से काम नहीं किया। जहां कांग्रेस अच्छी खासी पोजीशन में आ सकती थी वहां भी राहुल गांधी ने काम नहीं किया, तो जहां कांग्रेस अच्छी में आ ही नहीं सकती वहां तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और करके कर क्या लेंगे? तो 26 में ये जो मेन चुनाव होने हैं, यहाँ भी राहुल गांधी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। 27 में पंजाब का चुनाव है, यूपी का चुनाव है, गोवा का भी चुनाव है, ये मणिपुर का चुनाव है, ये 3-4 राज्यों का चुनाव है, और 27 के एंड में गुजरात का चुनाव है। 27 में यूपी में इनका कोई लेना देना नहीं है। पंजाब में ये साफ हो चुके हैं, अमरिंदर सिंह के सारे बैठे थे तो वो भी उन्हें छोड़ के चले गए। और पंजाब में लग रहा है आम आदमी पार्टी हो सकता है रिपीट मार दे, या वहां पे है अच्छा खासा मुकाबला। और पंजाब में सिखों के बारे में राहुल गांधी क्या कह चुके हैं सिख भी जानते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने भी हैं वहां कांग्रेस किसी भी राज्य में नहीं है, किसी भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो मणिपुर भूल जाइए। कांग्रेस 2027 में अगर कहीं आ सकती है तो वो गोवा है, क्योंकि गुजरात में फिर भूल जाइए। गोवा जैसा छोटा राज्य ही है वो राहुल गांधी के लिए 27 में। अब 28 में आइए। 28 में चुनाव होंगे 3 बड़े राज्यों के जहां कांग्रेस रोल प्ले कर सकती है। 3 क्या, कई राज्यों के होंगे जिनमें एमपी है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, और कर्नाटक भी है, हिमाचल भी है। ये राज्य हैं। इन 5 राज्यों में कांग्रेस आ सकती है, मतलब सब जगह कांग्रेस अपने दम पे सरकार बना सकती है। तो राहुल गांधी को अगर कोई अगला टारगेट मिलेगा, नेक्स्ट अगर कुछ काम करने जैसा, अगर उनमें कुछ ऐसा करना होगा, तो उनको 2028 तक रुकना पड़ेगा। अब दूसरी बात सुनिए, 2028 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है बिल को, संसद में पेश हो जाएगा। उम्मीद है अगले साल तक ये जो है कंफर्म हो जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव कब हो रहे हैं। अगर 27 में हो गए चुनाव तो भूल ही जाइए, और अगर नहीं हुए, मान लो 29 में हुए एक साथ राज्यों के और केंद्र के चुनाव, तो 29 से पहले घटना और होनी है। अभी 2026 से डिलिमिटेशन स्टार्ट होगा। डिलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन। परिसीमन का मतलब समय के साथ जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स भी बढ़ानी पड़ेंगी। अभी 543 सीटों पर चुनाव होता है, अब सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी। पार्लियामेंट भी बड़ा बनवाया हमने, उसमें ज़्यादातर एमपी आ सकें, तो हो सकता है 250-300 सीटें बढ़ जाएं। जब सीटें बढ़ेंगी तो दोबारा से एरियाओं का मापन, जनसंख्या का मापन होगा, भाजपा कराएगी इसको। अब इसमें इतनी ज्यादा कॉन्स्टिट्युएंसीज बन जाएंगी नई कि उनका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। भाई किसी क्षेत्र विशेष में मान लो पहले 1 सीट हुआ करती थी एमपी की, अब जनसंख्या ज्यादा हो गई तो पता चला वहां पे 2 सीटें हो गई हैं। अब उन 2 सीटों में भी पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा समुदाय किस पे भारी पड़ जाएगा और कौन सा नेता जीत जाएगा। मतलब 2-3 एक्सपीरियंसेस से पहले आप ये पता लगा नहीं पाओगे कि इस सीट पर किसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे आज हम आकलन कर लेते थे फलाना क्षेत्र में इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने। भाई जब आप इलेक्शन के आकलन करते हो तो जाति का थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप सोचते हो कि अच्छा यहाँ पर अगर ये कैंडिडेट खड़ा है तो इसके जीतने के चांसेस है, अच्छा यहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, अगर इसने ये खड़ा कर दिया तो जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो अब एकदम नया नया डिलिमिटेशन होगा तो किसी को आइडिया नहीं होगा कि कहाँ पे क्या रिजल्ट आना है। केवल उसको आइडिया होगा जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, जो घर घर जाके जिसके कार्यकर्ता काम करते हैं। और ये करते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता। ये बाकी जितने भी नेता बैठे हुए हैं नई पीढ़ी के, जो गोल्डन स्पून लेकर के आए हैं, सिल्वर स्पून लेकर के आए हैं, उनको कहाँ इतनी फुर्सत के नीचे जाके काम करें। तो राहुल गांधी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं कहाँ पे क्या चलाऊं, कितनी सीटों पे जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए 2028 तक तो आप मान के चलिए कुछ नहीं कर सकते राहुल गांधी। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 2027 में ही वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, काफी चांसेस है। अगर 2029 में भी होते हैं तब भी सीटें बढ़ जाएंगी, 750 सीटों पे चुनाव होना होगा लोकसभा का। करेंगे क्या? इसलिए भाजपा बहुत एग्रेसिवली अब सामने आई है, क्योंकि राहुल गांधी अगर अपना रोना लेकर के बैठना चाहें, देखो मुझे फंसाया जा रहा है, देखो मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, अभी तक बोला नहीं राहुल गांधी ने ऐसा। जब भाजपा ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का लिंक सोरोस के साथ है, राहुल गांधी का लिंक सोरोस के साथ है, तो राहुल गांधी को तो गुस्से में आकर के संसद में बोलना चाहिए था कि ये आप क्या झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि हम देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, ऐसे बोलना चाहिए था। कुछ नहीं बोला, चुप पड़े हुए हैं।
उल्टा ये और कह रहे हैं कि भाजपा ये सब क्या बोले जा रही है, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं भाजपा को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये बातें नहीं करनी चाहिए। अरे क्यों नहीं करनी चाहिए, आप जवाब दो ना। विद प्रूफ बात कर रहे हैं वो तो कांग्रेस या राहुल गांधी या सोनिया गांधी विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाएंगे अगले 4-5 साल तक, क्योंकि कहीं कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए अब धीरे धीरे केसेस खुलेंगे, सोरोस वाले, राहुल गांधी की फर्जी नागरिकता के बारे में, उनके बाहर बीवी बच्चे रह रहे हैं कि नहीं रह रहे उस बारे में, नेशनल हेराल्ड के केस में। इन केसों में अगर राहुल गांधी जेल भी चले जाएं तब भी मोदी को नुकसान नहीं होगा। जनरली क्या होता है, कभी कोई विपक्षी दल का नेता जेल चला जाए तो उसे सहानुभूति मिल जाती है, बशर्ते वो केजरीवाल ना हो। और सहानुभूति मिल जाती, इस बात का डर बीजेपी को रहता है, मोदी को भी रहता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक राहुल गांधी के साथ जो है जुड़ जाए उस वे में कि राहुल गांधी को कुछ ज्यादा ही प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वो मौका भी नहीं है, कर कहाँ लोगे, कोई ऐसा इलेक्शन ही नहीं है जहाँ कांग्रेस मजबूती में खड़ी हो। इसलिए राहुल गांधी को घेरा जा रहा है, इसीलिए ये अब बेरोजगार हो गए हैं। अब या तो ये जेल जाएंगे, या ये ऐसे ही आपको विदेशों में घूमते हुए पाए जाएंगे, संसद में आके बैठ भी जाएंगे तो उनकी कोई सुनेगा नहीं, और सुन भी लेगा तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना अगले 4-5 साल तक। तब तक तो बहुत कुछ होलेगा, डिलिमिटेशन होलेगा, सीटें बढ़ जाएंगी, भाजपा और नरेटिव बना लेगी, बहुत तरीके हैं। ये है पॉलिटिक्स का इंसाइट। इसलिए आप देखना कि राहुल गांधी के अब अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। नमस्कार।